हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज मैं क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक हेडिंग रिमेनिंग रह गया था, वो कंप्लीट कराऊंगा। हेडिंग है सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन तथा अपमार्जक क्या हैं, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले सोप को डिफाइन किया जाए कि सोप है क्या, इसकी परिभाषा क्या है साबुन की। साबुन का परिभाषा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। The sodium salt of long chain fatty acid. The sodium salt of long chain fatty acid are known as soap. ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें एक विशेष चीज जो हमें याद रखना है वो ये चीज कि ये सोप है क्या, एक विशेष तरह का साल्ट है। और साल्ट बाबू आपको पता होगा कि साल्ट बनते कैसे हैं। जब कोई एसिड रिएक्ट हो रहा हो किसके साथ, बेस के साथ। जब कभी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो रहा होता है तब जाके साल्ट बनता है। और ये कहा जा रहा है कि जो साबुन है वो साबुन एक तरह का साल्ट है। तो आखिर यह साल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है ये समझेंगे वो। तो देखिएगा, इसमें क्लियर है, एसिड का नाम भी दिया है। कौन सा एसिड? फैटी एसिड। कौन सा एसिड कह रहा है बाबू? फैटी एसिड, वसी अम्ल। यहां से मैं एक डिफिनेशन और आपको दे दूं कि वसी अम्ल क्या है। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन की संख्या 10 से अधिक हो। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन की संख्या 10 से अधिक हो, वसी अम्ल कहलाते हैं, फैटी एसिड कहलाते हैं। फैटी एसिड कोई अलग से ग्रुप नहीं है। आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पढ़ाया गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो आपको पढ़ाया गया है, वही कार्बोक्सिलिक अम्ल को वसी अम्ल कहा जाता है जब कार्बन की संख्या उसमें अधिक हो। 10 से अधिक और कार्बन की संख्या मिल रही है तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड नाम दिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट हो। अगर फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट है तो उसे ही हम साबुन कह देंगे। जैसे देखिएगा, एक फैटी एसिड मैं लिख रहा हूं, स्टेरिक एसिड C17H35COOH। इस एसिड का नाम है बाबू स्टेरिक एसिड। COH ग्रुप है और कार्बन की संख्या आप देखिए 10 से ज्यादा है। तो यह जो स्टेरिक अम्ल है, अगर इस स्टेरिक अम्ल की क्रिया NaOH से कराया जाए, KOH से भी आप करा सकते हैं, NaOH से कराया जाए या KOH से कराया जाए, तो आपको पता है बाबू कि एसिड है तो एसिड H प्लस प्रोड्यूस करेगा और बेस है तो OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। और ये H और OH मिलके बना लेंगे H2O। और उस समय हमारे पास बचेगा क्या? C17H35CO पे माइनस चार्ज और यहाँ पर Na पर प्लस चार्ज, जो कि आपस में जुड़कर प्रोडक्ट बना लेंगे C17H35CONA। इसका नाम हो जाएगा सोडियम स्टीरेट। और सोडियम स्टीरेट जो है यह साबुन ग्रुप का एक मेंबर है। साबुन का एक सदस्य, या फिर आप ये कह सकते हैं कि साबुन का एक उदाहरण है। क्या चीज? सोडियम स्टीरेट। क्लियर हो रहा है? डिफिनीशन में सिर्फ क्लियर करना चाहता हूं कि साबुन क्या है। तो साबुन वास्तव में साल्ट है। और किसका साल्ट है? तो फैटी एसिड का साल्ट है। और NaOH के साथ या KOH के साथ। फैटी एसिड का साल्ट NaOH या KOH के साथ जब हम ऑब्टेन करेंगे तो उस साल्ट को हम साबुन कहेंगे, सोप कहेंगे। क्लियर है? चलिए
मैं बताता हूं आपको कि साबुन का जनरल फॉर्मूला क्या है। साबुन का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला देखिए बाबू इसका, सामान्य सूत्र है बाबू RCOO साबुन का जनरल फॉर्म है RCOO, चाहे अन्य रहेगा उसके साथ या फिर के रहेगा। और इस जनरल फॉर्मूला को जो भी कंपाउंड सेटिस्फाई करेंगे वो सभी कंपाउंड साबुन कहलाएंगे। कभी भी साबुन का मतलब कोई एक कंपाउंड नहीं है, साबुन एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत बहुत अधिक कंपाउंड आते हैं, ठीक है। और आपको बताऊं साबुन बनाने की विधि क्या है, वो साबुन को कैसे बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मेथड है सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण, जिसके बारे में मैं समझा रहा हूं, प्रयास करिए कि आपको समझ में आ जाए। टर्म है बाबू साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। परिभाषा है ट्राइग्लिसराइड वसा या तेल की क्रिया वसा या तेल की क्रिया NaOH या KOH से कराने पर साबुन तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। देखिए बाबू सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का डिफिनीशन है कि ट्राइग्लिसराइड फैट या ऑयल होगा और उसका रिएक्शन NaOH या KOH से कराते हैं तो उस समय साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बनता है, और इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये ट्राइग्लिसराइड फैट या ऑयल का डिफिनीशन बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, तो डिफिनीशन करो फार्मूला। ट्राइग्लिसराइड फैट या ऑयल का फॉर्मूला याद करना बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ है। कैसे याद रखना है देखिएगा, ट्राइग्लिसराइड वर्ड बना है ग्लिसरॉल से, और ग्लिसरॉल क्या होता है 3 कार्बन, और तीनों कार्बन से OH जोड़ दीजिए एक एक, समझते चलिएगा। और तीनों कार्बन से OH जोड़ने के बाद कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। तो ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को कहते हैं ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल से बना है ग्लिसराइड। जब कभी ग्लिसरॉल में जो OH ग्रुप है, यह OH ग्रुप फैटी एसिड, जैसे फैटी एसिड अभी हम लिख रहे हैं C17H35 COOH, ये फैटी एसिड है। ऐसे एक बार और लिख दे रहा हूं C17H35 COOH, एक बार फिर लिख दे रहा हूं C17H35 COOH। बाबू हमारे देखिएगा ये फैटी एसिड है, और फैटी एसिड में स्टेरिक एसिड और 3 स्टेरिक एसिड अगर ग्लिसरॉल के OH को रिप्लेस किए, OH को हटाए हों, तो उस समय जो कंपाउंड बनता है उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ठीक है। अब ट्राइग्लिसराइड बनता कैसे है, तो एसिड का H और ये OH क्या बन जाएगा H2O, फिर यहाँ एसिड का H और ये OH क्या बनेगा H2O, ये H और OH मिलके बनेगा H2O। और अगर हम इन H2O को यहाँ से रिप्लेस करें,
H2O बन गया तो यहाँ से खत्म हो गया ये। तो ये H2O जब यहाँ से खत्म हुआ बाबू, थोड़ा समझते चलिएगा। तो अब देखिएगा अब क्या हो रहा है, इन ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी खाली हो रही है और यहाँ कार्बन की वैलेंसी खाली हो रही है, ये एक साथ जुड़ जाएंगे और ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है यही फॉर्मूला है ट्राइग्लिसराइड फैट या ऑयल का। ट्राइग्लिसराइड फैट या ऑयल का फॉर्मूला याद रखने का क्या पैटर्न है, कैसे हम याद रखेंगे, तो ग्लिसरॉल को याद रखिए और ग्लिसरॉल का OH और एसिड का H मिला के H2O हटा दीजिए और बाकी C17H35CO का जो पोर्शन है उसको जोड़ते जाइए। तो यह जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है यह स्ट्रक्चर ट्राइग्लिसराइड फैट या ऑयल का है और इसका रिएक्शन हम कराने वाले हैं बाबू NaOH से। चूंकि NaOH का 3 मोल हम यहाँ लेंगे, ट्राइग्लिसराइड का केस है तो 3 बार ले रहे हैं हम। जरा देखिएगा यहाँ से OH है तो क्लियर है कि सॉरी NaOH है तो OH यहाँ से रिलीज करेगा। ये वाला बांड अगर यहाँ से तोड़ दिया जाए तो C17H35COO किसके साथ जुड़ जाएगा, इस Na के साथ। ये देखिए फिर यहाँ पर C17H35COO किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ एक Na के साथ। फिर ये C17H35COO जुड़ेगा एक Na के साथ और 3 बार बनेगा हमारे पास C17H35COO Na, यानी कि सोप बन गया ये। और सोप बनने के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह पूरा पोर्शन बीच से हट गया, यह सोप हमने बना दिया, ये खत्म कहानी। और ये कहानी खत्म होने के बाद यहां बच क्या रहा है, OH बच रहा है 3 बार और OH की वैलेंसी होती है 1। यह जो OH है यहाँ आके जुड़ गया और ये साबुन के साथ साथ हमें एक और प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, ग्लिसरॉल मिलेगा। साबुन के साथ साथ ग्लिसरॉल मिलेगा और यही रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन कहा गया। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, ट्राइग्लिसराइड फैट या ऑयल का रिएक्शन करा रहे हैं, चाहे NaOH के साथ चाहे KOH के साथ। तो उस समय सोप और ग्लिसरॉल बन रहा है और इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन कहा गया। कैसे रिएक्शन हो रहा है इसको मैं बड़ी बारीकी से समझाया हूं। सबसे पहले यह बताया हूं कि ट्राइग्लिसराइड फैट का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। ग्लिसरॉल बनाइए, ग्लिसरॉल का तीनों OH और स्टेरिक एसिड का H, H2O बन के हट गया और उसके बाद बचा क्या, C17H35CO ला के कार्बन से जोड़ते जाइए 3 बार। वह जो कंपाउंड हमारे पास बना वह कंपाउंड ट्राइग्लिसराइड फैट या ऑयल है और उस ट्राइग्लिसराइड का रिएक्शन NaOH से कराएंगे। 3 बार NaOH ले लीजिएगा और OH के जगह पे जहां पे आपने C17H35CO के ला के जोड़ा है वहां से बांड तोड़िए, तीनों Na से जोड़िए, साबुन बन गया। और फिर साबुन बनने के बाद तीनों कार्बन की वैलेंसी खाली है, वहां OH ला के जोड़ दीजिए, क्या बन गया, ग्लिसरॉल बन गया। इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए, कई बार क्वेश्चन आया है ये, तो अच्छे से इसको सीख लीजिए। आगे देखिएगा, अगला टर्म है कि साबुन का क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन का स्वाक्षिकारक गुण। देखिए बाबू, हमें सीखना है कि साबुन कैसे सफाई का कार्य करता है, साबुन में सफाई का कार्य किस प्रकार होता है, ये चीज समझना है इस हेडिंग में।
तो आप जानते हैं कि साबुन को बगैर एक्वस सॉल्यूशन के हम वर्क नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि साबुन को, पहले स्टेप में वो स्टेप कैसे भाषा बना के लिखिएगा कि साबुन को, साबुन का जली विलयन बनाने पर यहाँ इक्वेशन दिखा दीजिएगा C17H35CO है, और जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप जानते हैं कि Na प्लस बाहर हो जाएगा, ये बचा C17H35CO पर माइनस। साबुन का जली विलयन बनाने पर कार्बोक्सिलेट आयन तथा सोडियम आयन या पोटेशियम आयन का निर्माण होता है। सबसे पहला चीज तो ये बताना है कि जब कभी हम साबुन का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, साबुन का एक्शन बगैर एक्वस सॉल्यूशन के संभव ही नहीं है, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर जो साबुन है वह अपने आयनों में टूट जा रहा है। और आयन किस तरह के, तो एक टूट रहा है कार्बोक्सिलेट आयन और दूसरा है सोडियम या पोटेशियम आयन। यहां से आप एक स्टेटमेंट बताते हैं कि सोडियम आयन या पोटेशियम आयन जल के पृष्ठ तनाव को कम करने का कार्य करते हैं। जल के पृष्ठ तनाव को कम करने का कार्य करते हैं। मतलब यह है कि जब कभी हम सोडियम आयन या पोटेशियम आयन जो प्रोड्यूस हुआ सॉल्यूशन में, वह सोडियम या पोटेशियम आयन वाटर के सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगा, पृष्ठ तनाव को घटाएगा, ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा फैले, पानी के अंदर फैलने का गुण बढ़े। उसके लिए सरफेस टेंशन का घटना जरूरी है, और पानी का सरफेस टेंशन घटाने का काम साबुन में उपस्थित सोडियम आयन या पोटेशियम आयन का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये जो पोर्शन हमारे पास बचा था C17H35COO पे माइनस, इसमें भाग में एक हिस्सा हाइड्रोकार्बन का है तथा दूसरा हिस्सा COO पर माइनस का है। यानी कि सोडियम आयन या पोटेशियम आयन अपना काम करने चला गया, क्या करने, तो वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज करने। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास बचा, उस रिमेनिंग पोर्शन को भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक हाइड्रो पोर्शन वाला हिस्सा यानी C17H35 वाला, और दूसरा COO पे माइनस वाला। और अब इन दो भागों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि सफाई में इन्हीं का विशेष योगदान है। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन तो केवल जल का पृष्ठ तनाव घटाते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से हमें जानना है कि हाइड्रोकार्बन वाला भाग, अध्रुवीय होता है। जिसके कारण वह जल विरागी, चाहे जल विरागी लिख ले चाहे जल विरोधी होता है। जल विरोधी को कहा गया बाबू हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि जल से दूर, उसका जल में अट्रैक्ट होने का कोई प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है, वो जल से दूर रहना चाहता है। एक और चीज आपको इसमें बताना था
जल विरोधी होता है तथा यह डर्ट या ऑयल से जुड़ता है। साबुन में जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है वो अध्रुवीय है, जिसके कारण वो जल में नहीं घुलता है, जल से बाहर आता है और उसका अट्रैक्शन डर्ट या ऑयल के साथ है, वह जाके डर्ट या ऑयल से चिपकता है। दूसरा चीज कि जो COO पे माइनस वाला पोर्शन है, ये वाला भाग ध्रुवीय होता है और नहीं, जिसके कारण यह जल स्नेही होता है। माने यह वाला हिस्सा जल में जाकर जुड़ना चाहता है और ये वाला जो हिस्सा हाइड्रोकार्बन वाला, ये डर्ट या ऑयल से चिपकना चाहता है। जिसके वजह से होता क्या है, थोड़ा देखिएगा। अगर मान लिया हमारे पास ये क्लॉथ है और क्लॉथ के ऊपर ये डर्ट है, तो हाइड्रोकार्बन वाला जो हिस्सा है वो आके इससे जुड़ेगा और इनको बाहर करेगा और ऐसे पोजीशन में लाएगा कि चारों तरफ से कुछ इस तरह की संरचना बन जाए। यानी कि यह जो मिसेल है, ये जो हमारे पास डर्ट है वह डर्ट सेंटर में आ जाए। और ऐसा संरचना बनने के बाद जब कभी हम कपड़ों को रिंस करेंगे, रगड़ेंगे, तो उस समय यह सभी हाइड्रोफिलिक हिस्सा है जो कि जल में घुलना चाहता है और इसके साथ साथ हाइड्रोफोबिक वाला जाके इस डर्ट से जुड़ गया और इसका खिंचाव जब जल की ओर होता है तो इसी के साथ साथ ये जो डर्ट आयल हैं वो भी कहाँ चले आते हैं, बाहर खींच के पानी में चले आते हैं और इस प्रकार हमारा जो क्लॉथ है वह क्लीन हो जाता है। ठीक है, यही क्लींसिंग एक्शन है, इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। देखिए बाबू, आपको एक बात बताना था नोट्स इसमें कि साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं करते हैं। साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोप डू नॉट एक्शन इन हार्ड वाटर। साबुन जो है वह कठोर जल में क्रिया नहीं करते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर पहले कठोर जल क्या है, उसके बाद जानेंगे कि क्यों नहीं कर रहा है कठोर जल में क्रिया। तो देखिएगा, कठोर जल क्या है, वह जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं, वह जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं कठोर जल कहलाता है। The water in which the salt of calcium and magnesium are present are called hard water। वह जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण उपस्थित हैं उसी जल को कठोर जल कहा गया है। और कठोर जल में साबुन क्रिया क्यों नहीं करता ये समझ लीजिए। आपको भी बता रहे थे कि साबुन में क्रिया वास्तव में कौन सा भाग कर रहा है, तो C17H35 CO पे ऋणात्मक वाला भाग। इसी में से एक जाके डर्ट आयल से जुड़ रहा था, एक जाके पानी से जुड़ रहा था, खिंचाव हो रहा था और डर्ट पानी में चला आ रहा था। होता क्या है कि अगर कोई जल है और उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण उपस्थित हैं तो क्लियर है कि कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन उसमें बनता होगा और यह कैल्शियम आयन इस
निगेटिव वाले कार्बोक्सिलेट आयन से आसानी से जुड़ के प्रोडक्ट बना लेता है C17H35COO का होल ट्वाइस इंटू Ca, यानी कैल्शियम स्टीरेट यह एक प्रोडक्ट बना लिया। और कैल्शियम स्टीरेट जो होता है यह प्रेसिपिटेट बनके अवक्षेप बनके विलयन में नीचे की ओर बैठ जाता है। हमने साबुन का विलयन बनाया और साबुन के विलयन में जो कार्बोक्सिलेट आयन था, ऋणात्मक भाग था, उसको सफाई का काम करना था। और अगर वह कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ जुड़कर अवक्षेप बनाकर नीचे बैठ जाएगा तो उस समय सफाई की क्रिया नहीं होगी। अगर कारण पूछा जाए कि क्या कारण है कि कठोर जल में सफाई की क्रिया नहीं दिखा रहा साबुन, तो आप बताइएगा कि साबुन का जो ऋणात्मक भाग होता है वह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन से जुड़कर अवक्षेप का निर्माण कर लेता है, जिसके वजह से सफाई क्रिया प्रदर्शित नहीं कर पाता है। एक लाइन आपको साबुन से संबंधित और समझा दूं कि साबुन जो है ये बायोडिग्रेडेबल है। सोप आर बायोडिग्रेडेबल। साबुन जो है यह जैव अपघटनीय है, यानी साबुन आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। फिर मैं अभी आपको जब अपमार्जक पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि अपमार्जक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो एक अंतर आपको ये सीख लेना होगा वहां पे कि साबुन जो है वो बायोडिग्रेडेबल है और जो अपमार्जक हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, यहां से मैं आपको बता दूं साबुन का टाइप कि साबुन कितने तरह का होता है। देखिए वो साबुन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोप। पहला मृदु साबुन और दूसरा है कठोर साबुन। देखिएगा सॉफ्ट सोप और हार्ड सोप। सॉफ्ट सोप और हार्ड सोप। और सॉफ्ट सोप क्या है? वह साबुन, ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट सोप जब कहा जाए तो RCOO, जहां यन्ने था ना वहां यन्ने न रह के क्या रहेगा? के रहेगा। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के यानी फैटी एसिड के वसी अम्लों के जो सोडियम या पोटेशियम लवण लिख रहे थे, अगर हम ये कहें कि वसी अम्लों का पोटेशियम लवण जो होता है वह सॉफ्ट सोप कहलाता है, तो डिफिनेशन हो जाएगा सॉफ्ट सोप का। सॉफ्ट सोप के डिफिनेशन में याद रखना है कि सोडियम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पोटेशियम। जबकि अगर यहां पर इस तरह का हम फॉर्मूला लिखते तो यह जो है सोडियम के प्रेजेंस में यह जो सोप हो जाएगा वो हार्ड हो जाएगा। एक और चीज आपको बताना था कि यह जो एल्किल है, यह एल्किल जितना ज्यादा असंतृप्त होगा उतना ज्यादा सॉफ्ट सोप बनेगा। जबकि सेचुरेटेड अगर है हाइड्रोकार्बन तो उस समय जो सोप बनेगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से वह हार्ड सोप बनेगा। दो कंडीशन, एक है सोडियम और पोटेशियम का आधार, अगर पोटेशियम का साबुन है तो सॉफ्ट होगा, सोडियम का साबुन है कठोर होगा। दूसरा आधार आप ये कह सकते हैं कि जो फैटी एसिड हमारे पास है अगर उसमें असंतृप्त चेन है यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस समय वह सॉफ्ट होगा, और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन में तो वह साबुन हमारा हार्ड साबुन होगा। क्लियर है? साबुन के बाद डिफिनीशन बस हमें डिटर्जेंट का जानना है, बाकी इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी क्लास 10th लेवल पे नहीं दिया है कि डिटर्जेंट क्या है बाबू। तो देखिएगा लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण
अपमार्जक कहलाते हैं। डिटर्जेंट का डिफिनीशन है कि डिटर्जेंट आर द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों को अपमार्जक कहा गया है। अपमार्जक का जनरल फॉर्मूला अगर कहा जाए बाबू तो R C6H4 SO3 Na। इस जनरल फॉर्मूला को जो सेटिस्फाई करेगा वह कंपाउंड अपमार्जक कहलाएगा। एक एग्जांपल जो देता है इसका सबसे अधिक CH3 CH2 11 बार फिर C6H4 SO3 Na। इसका नाम है सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ऐसे करके नाम है कुछ इसका। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है यह कंपाउंड डिटर्जेंट है। अब डिटर्जेंट कैसे बने हैं तो ये भी सेम प्रोसेस से बने हैं। फैटी एसिड्स को बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स को रिएक्ट कराया गया है NaOH से। फिर यह कैसे एक्शन करते हैं तो सिमिलर टू सोप, जैसे साबुन क्रिया करता था वैसे ये भी क्रिया करता है, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि ये कठोर जल में भी क्रिया कर सकता है। यहां से एक और अंतर अपमार्जक आप सोप के साथ लिख सकते हैं कि सोप केवल सॉफ्ट वाटर में एक्शन करता है जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इनका एक्शन बताना होगा तो यहाँ से सोडियम आयन क्या बताएंगे कि एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो सोडियम आयन अलग होगा जो सरफेस टेंशन को कम करने का काम करेगा। फिर उसके बाद SO3 वाला नेगेटिव पोर्शन ये हाइड्रोफिलिक होगा, ये हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक होगा, सेम मिसेल फॉर्मेशन होगा, क्लींसिंग एक्शन होगा। ठीक है, ये टॉपिक है आपका सोप एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।